फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 6000 की सीरीज़ देखो मैंने स्टार्ट करी है हमारा जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसके लिए, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस, हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है ना उसके मिक्स क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। देखिए आज की वीडियो का टारगेट तो मेरे 100 क्वेश्चंस है ना, 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चली हूँ, है ना। तो चलिए आज की वीडियो मैंने आपसे कहा था इसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जितना भी कंटेंट प्रिपेयर होगा मेरे से कि भाई 40, 50, 60 जितने भी क्वेश्चंस, आज जो है 100 क्वेश्चंस लेके आए इस वीडियो में हम लोगों के। तो देखो ये जो क्वेश्चन है देखो सभी के लिए, आपके रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बाकी क्योंकि सभी में हमारा लगभग सिलेबस सेम ही रहता है ना, क्योंकि सेंटर के एग्जाम्स होते हैं इनमें थोड़ा सा एडवांस सिलेबस हो जाता है, बाकी स्टेट के में थोड़ा सा कम, बाकी लगभग ऑलमोस्ट आपका सिलेबस सेम रहता है। तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए आप इस सीरीज को फॉलो करिए। एक मेरी 5000 एमसीक्यूज की सीरीज है, उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, जो कंप्लीट वाली सीरीज है, 100+ वीडियोज उसमें है ना। तो उस सीरीज में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देख लेना आप लोग, है ना। और जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके एमसीक्यूज भी मैं उसमें डाल दूंगी। वैसे मैंने 5000 उसमें कंप्लीट कर रखा है और रेलवे का क्रैश कोर्स भी चलाया हुआ है मैंने मेरी वेबसाइट farmmcq.in पर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा जिसपे आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। और जो है बाकी व्हाट्सअप जो मेरी वेबसाइट है ना वहाँ पर कोर्सेज है, आप जाएंगे तो वहाँ पर से वो डायरेक्ट आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो भैया स्टार्ट करते हैं फिर हम, है ना। और स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर आप चैनल पर नए हो, अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके, है ना। तो भाई देखो बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो ये हमारा पार्ट 8 है, मैंने इसकी ना प्लेलिस्ट भी बना दी है तो आप देख लेना, उसमें सारे के सारे प्रीवियस पार्ट मिल जाएंगे, 7 पार्ट्स। भाई बहुत बढ़िया एमसीक्यूज मैं कराने वाली हूँ आप लोगों को इस सीरीज़ में, बहुत बड़े, तो आप बस जुड़े रहो, है ना। तो भाई देखो क्वेश्चन देखो, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर है भाई, यूज्ड एज ब्लॉकिंग एजेंट इन स्टीराइल प्रोडक्ट। एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स है, सोडियम बाइसल्फेट है, एस्कॉर्बिक एसिड है, या EDTA, है ना। तो देखो क्या पूछा आपसे, इसमें जो है ब्लॉकिंग एजेंट की बात हो रही है बच्चों। तो इसमें ना आपका एस्कॉर्बिक एसिड एस्टर्स जो होता है ना, ये एज अ ब्लॉकिंग एजेंट यूज किया जाता है, जो कि है एंटीऑक्सीडेंट है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ क्रूड ड्रग पाउडर व्हेन ट्रीटेड विद मैग्नीशियम टर्निंग, ओके, मैग्नीशियम एंड कंसंट्रेटेड HCl टर्न्ड द सॉल्यूशन मजेंटा कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। टेस्ट इज टर्म्ड एज शिनोडा टेस्ट, वार्नर टेस्ट। शिनोडा टेस्ट पहले तो देख लो किस किस के लिए, शिनोडा टेस्ट फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। वार्नर टेस्ट आपका किसके लिए, जो आपका इर्गोट के लिए होता है ना। वार्नर के रिएजेंट के साथ इर्गोट पाउडर ब्लू कलर देते हैं। किलियानी टेस्ट आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सोज के लिए होता है, किसके लिए, डिजिटॉक्सोज के लिए। और विटालिन मोरिन टेस्ट आपका ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए, तो सब पता है हमें। अभी जो है ये टेस्ट जो इसमें है, ट्रीट कर रहे हो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट क्रूड ड्रग का मैग्नीशियम टर्निंग से, कंसंट्रेटेड HCl यूज़ कर लिया, मजेंटा कलर का जो है सॉल्यूशन बन गया। तो ये हमारा बच्चों शिनोडा टेस्ट है, जो कि फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। ध्यान रखना ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ लेंगे शिनोडा टेस्ट किसके लिए है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो इस टाइप से पूरा टेस्ट के बारे में देके पूछ लो, है ना। कौन सा कलर आता है ये पूछ लो, कौन सा रिएजेंट आता है ये पूछ लो, है ना। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। जैसे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो भाई देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन ए, है ना। तो ये जो आपके पाथवेज होते हैं आपको एटलीस्ट तो पता ही होना चाहिए भाई कौन सा पाथवे कहाँ पर है, भाई कौन सा साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस है हमारे साइटोप्लाज्म में होती है, इस टाइप से। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा इज नॉट द सोर्स फॉर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स, का सोर्स नहीं है। धतूरा बिल्कुल होता है, डुबोइसिया भी होता है, पढ़ते हो। एट्रोपा तो है ही, निकोशियाना नहीं होता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर ड्रग विद परसेंटेज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। भाई एक बात याद रखना, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगा लो, क्योंकि जितनी PP प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, ड्रग जो है बाउंड फॉर्म में ही रहेगी, वो फ्री अवेलेबल होगी नहीं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, है ना। जितनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा उतना वीडी हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। तो कह रहे देखो
क्वेश्चन है हाईएस्ट बताना है आपका। अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाईएस्ट फॉर ड्रग। तो जितनी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग सबसे कम किसकी है भाई, ये 10% सबसे कम है, तो इसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट है डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू वेट इन पाउंड, LBS जो होता है पाउंड के लिए होता है, डिवाइड बाई 150 इंटू अडल्ट डोज। दिस फॉर्मूला इज नोन एज, तो कौन सा फॉर्मूला है भाई, सिंपल बताना है आपने। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, पोसोलॉजी और मीट्रोलॉजी वाला वीडियो देख लेना 5000 MCQs वाली सीरीज में। इतना बढ़िया वीडियो है, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखो ये कौन सा है बताओ। और देखो इसमें ना, इस फॉर्मूले में, क्लार्क फॉर्मूला में, ये ना पाउंड में है, और अगर वेट ना किलोग्राम में होगा ना तो आपने ना 70 से डिवाइड करना होता है बच्चों, याद रखना ये बात। और ये हमारा क्लार्क फॉर्मूला होता है, ऑप्शन सी। फ्राइड्स फॉर्मूला जो है इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करने के लिए होता है ना। एज इन मंथ डिवाइड बाय 150, उसमें 150 से डिवाइड करते हैं। एज इन मंथ डिवाइड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। यंग्स फॉर्मूला आपको बताइए, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज होता है बच्चों। और डीलिंग्स होता है एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज होता है। और देखो ये एज पे बेस्ड है, यंग्स फॉर्मूला है ना, और क्लार्क फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला, ये हमारे एज पे बेस्ड होते हैं। और जो वेट पे बेस्ड फॉर्मूला है वो हमारा क्लार्क है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों आपके एज पे बेस्ड है, क्लार्क वाला किस पे, वेट पे बेस्ड है। ओके, तो इसमें बी लिखा हुआ है ना बच्चों, तो आंसर मैंने आपको बता दिया ना, ये सी होगा ना, कई बार ना मिस्टेक कर देती हूँ मैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेफाजोलिन क्या है भैया, इज यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ नेजल कंजेशन, एग्जिबिट पेरिफेरल बीटा एड्रिनोसेप्टर स्टिमुलेंट। बीटा को स्टिमुलेट नहीं करता हमारा नेफाजोलिन। पैराजोलिन नहीं, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है। तो भाई आंसर तो ऑप्शन नहीं हो गया। नेजल कंजेशन को रिलीफ करने के लिए एज अ नेजल डिकंजेसेंट होता है नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, इमिडाजोलिन कंपाउंड होते हैं बच्चों ये। ओके, नेक्स्ट है पेशेंट रिसीविंग वारफेरिन। भाई एक पेशेंट है जो वारफेरिन, हमारा जो ओरल एंटीकोएगुलेंट कोमेरिन डेरिवेटिव 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन होता है हमारा। वॉरफेरिन क्वेश्चन पूछा हुआ था, वॉरफेरिन की जो एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है भाई, कोमेरिन रिंग होती है वॉरफेरिन की। कह रहे क्या पूछ, अभी हमसे क्या क्वेश्चन है, पेशेंट को वॉरफेरिन दे रहे हो भाई, ओरल एंटीकोएगुलेंट दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हो। डेवलप रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई उसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वुड बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नहीं दोगे भाई, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है मतलब कि इसमें से कोई ऐसी ड्रग दे रखी होगी जो वॉरफेरिन के साथ में इंटरेक्शन करती होगी पक्का, है ना। देखो आइबुप्रोफेन, टॉलमेटिन, ओरोथायोग्लूकोज, एस्प्रिन। भाई एस्प्रिन कैसे दोगे, देखो एस्प्रिन जो है एंटीप्लेटलेट होती है, सिनर्जिस्टिक एक्शन हो जाएगा इसके साथ तो, वॉरफेरिन के साथ तो, है ना। तो ये इसलिए एस्प्रिन को वॉरफेरिन के साथ नहीं देना, कभी भी नहीं देना। तो अभी जो पेशेंट है जिसको वॉरफेरिन दे रहे थे उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो हो गई, बट उसको एस्प्रिन मत दे देना। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है क्रूड ड्रग पाउडर वाज हीटेड विद फेरिक क्लोराइड्स, के साथ हीट कर लिया भाई। ठीक है, फेरिक क्लोराइड यूज कर लिया हमने। water and concentrated HCl followed by extraction with chloroform. Chloroform layer was turned with ammonia. Ammonical layer turned pink. Test indicate presence of dash phytoconstituent. Anthraquinone, C-glycoside, flavones, cardiglycosides, saponic तो देखो भैया ये मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट दे रखा है आपको, जो हमारे सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, भाई पहली वैक्सीन किसने डिस्कवर करी थी बता दो। ये 4 ऑप्शंस मेरे बच्चों को दिख रहे हैं। तो सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर करी हमारे जो ये हैं ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर ने, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे होपलर विस्कोमीटर इज अ टाइप ऑफ फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, कप एंड बॉब या कॉर्न एंड प्लेट, है ना। तो ये होपलर विस्कोमीटर है, कौन से टाइप का है, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गम इज ऑब्टेन फ्रॉम एंडोस्पर्म, से कौन सा गम ऑब्टेन होता है भैया, ये बताना है आप लोगों ने। ग्वार गम है, ट्रगाकैंथ है, अकेशिया है या स्टरकुलिया गम, है ना। तो आपका जो ग्वार गम होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, वही है ना, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, तो साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस जो होता है लेगुमिनोसी फैमिली वाला,
तो ये एंडोस्पर्म से, तो इसका सोर्स ऑफ पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। स्टर्कुलिया गम जो होता है इसको इंडियन ट्रैगाकैंथ भी कहते हो, क्या बोलते हो, इंडियन ट्रैगाकैंथ, है ना। और ये गम कराया गम, स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलियसी फैमिली, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली वाला, है ना, इंडियन गम भी बोलते हो। और आपके जो है ट्रैगाकैंथ तो आपको पता ही है, एस्ट्रागेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली होती है ट्रैगाकैंथ की, है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ शिलैक। जो लैक होता है ना, लैक का सिनोनिम ही जो एक इंसेक्ट लैसिफेरा लाका से ऑब्टेन होता है, तो ये उसी का सिनोनिम होता है शिलैक। भाई शिलैक का ना देखो, शिलैक में शिलोइक एसिड, ये लैकाइक एसिड, एल्यूरेटिक एसिड सभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट तो सारे हैं, बट आपसे पूछा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है बच्चों, तो कलर के लिए ना ये आपका ऑप्शन बी लैकाइक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन बी याद रखना, है ना। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनिमल। भाई एनिमल्स को कंजर्व करना, बैन ऑन देयर हंटिंग, उनकी हंटिंग पे बैन लगाना, देयर यूटिलाइजेशन इन द एक्सपेरिमेंट्स इज गवर्नड बाय, ये सब किस एक्ट के अंडर आता है, एनिमल्स के रिगार्डिंग सारी बताओ। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वैसे तो बिल्कुल सही है, फार्मेसी एक्ट में नहीं आएगा, है ना, और ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी नहीं आएगा, मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट भी अलग है, तो हमारा ऑप्शन ही हो गया। बाकी इनके ये ईयर देख लो सभी के, है ना, आंसर तो ऑप्शन ही हो गया। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 का है, फार्मेसी एक्ट आपको पता है 1948, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945 में आए, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955, आंसर ऑप्शन ए हो गया ना। नेक्स्ट देखो, ऑल द डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हैविंग एफिनिटी फॉर D2, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, ये सब जो होते हैं ना डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। कह रहे जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हैं हैविंग एफिनिटी फॉर डोपामिन के D2 रिसेप्टर्स के लिए उनकी एफिनिटी है, चलो भाई बढ़िया है, आर क्लिनिकली यूज इन फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट, कह रहे इनमें से ना सारी कंडीशंस में आप डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट को यूज कर लोगे, एक को छोड़ के। कह रहे OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में यूज करोगे, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे भाई, इसमें तो हम जो है हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं ना, तो ये तो यूज़ नहीं करेंगे, काट दो ऑप्शन। बाकी बताओ, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में यूज़ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एक्रोमेगाली में भी करेंगे, पार्किंसंस में तो करते ही हैं डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट बच्चों। तो आंसर क्या है, एक्सेप्ट पूछा है, तो ऑप्शन ए हो गया मेरे बच्चों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में यूज़ नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट है लेबलिंग इंस्ट्रक्शन टू बी डाइल्यूटेड 20 टाइम इट्स वॉल्यूम विद वाटर इंडिकेट द डिस्पेंस्ड प्रोडक्ट इज अ, भाई 20 टाइम्स डाइल्यूट करना है वाटर के साथ में, किसके ऊपर ये आपका जो है इंस्ट्रक्शन होगा, टिंचर्स, एलिक्सर्स, लिंक्टस, बताओ किसको करोगे 20 टाइम इट्स वॉल्यूम विद वाटर, बताओ इनमें से किसको करोगे 20 टाइम्स उसको डाइल्यूट करोगे वाटर के, टिंचर को करोगे बिल्कुल नहीं, एलिक्सर, लिंक्टस को तो ऐसे कैसे सिप एंड स्वेलो करना होता है ना, है कि नहीं, ठीक है। माउथ वॉश को करेंगे बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा माउथ वॉश, है ना। देखो लिंक्टस को तो आपको उसके ऊपर तो क्या इंस्ट्रक्शन होती है, शुड बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी, सिप्ड एंड स्वेलो, है ना, विदाउट डाइल्यूटिंग, उसको पानी से डाइल्यूट करना नहीं, तो ऐसे कैसे सिप करना होता है, स्वेलो करना होता है ना। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल वेरिएंट ऑफ गाबा एंड इज यूज्ड एज मसल रिलैक्सेंट है, भाई ये ना ये ड्रग जो है हमारा जो आंसर है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में आता है, किस में आता है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में आता है, स्ट्रक्चरल वेरिएंट है गाबा का, भाई देखो कौन सा है, तो ऑप्शन सी दिख रहा है बैक्लोफन, भाई गाबा का बी वाला एगोनिस्ट होता है, गाबा ए गाबा बी पढ़ते हो ना, गाबा बी एगोनिस्ट होता है ये बैक्लोफन, ऑप्शन सी। और ये जो है मसल रिलैक्सेंट, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में बच्चों ये आता है। जैसे स्टीरॉयडल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट लोअरिंग ब्लड शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, भाई ब्लड शुगर कम कर रहा है मतलब कि आपका जो हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा एक तरीके से, है ना। और स्टीरॉयडल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट बताओ, मोमोडिका चरंटिया जो करेला होता है ना उसी को बोलते हो, तो उसमें पढ़ते हो आई थिंक ये मेरे हिसाब से सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना, डायस्कोरिया, सफेद मसाला, लिकोरिस, टावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोयलिया एंड गोखरू, मोमोडिका, जिनसिंग, मोमोडिका, सेनेगा, कोयलिया, मोमोडिका, है ना, मोमोडिका इसी में आता है ना, करेला ये सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में ही आता है, सही है, ठीक है।
तो क्वेलिया सैपोनेरिया, डायस्कोरिया डेल्टोइडिया, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा मुलेठी, है ना, लेग्यूमिनोसी फैमिली इसकी होती है। आपका लिकोरिस जो होता है, डायस्कोरिया जो सिनोनिम यैम होता है, डायस्कोरिया डेल्टोइड, डायस्कोरियसी फैमिली होती है। डायोस्जैनिन प्रेजेंट होता है। क्वेलिया सैपोनेरिया ये क्वेलिया का सोर्स होता है। चलो भाई, तो आपका जो है ये मोमोडिका जो है, यही करेला कहते हैं ना, डायबिटीज़ किसी को है तो करेले का जूस पी लो, है ना, वही करेला है ये हमारा मोमोडिका चरंटिया। तो क्या करता है, ब्लड शुगर कम करा देता है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसोसिएटेड विद द रिएक्शन ऑफ एक्सट्रीम फोटो सेंसिटिविटी, कोज करा देगी भाई, नायासिन, डिजिटालिस, फ्लोरोक्विनोलॉन्स या नन। तो हमारे फ्लोरोक्विनोलॉन्स जो होते हैं ना वो फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमेंटाडीन इज हेल्पफुल इन पार्किंसंस डिजीज। भाई पार्किंसंस डिजीज में ना अमेंटाडीन हेल्पफुल है, क्यों है ये बता दो, बताओ काहे हम यूज़ करेंगे पार्किंसन डिजीज में अमेंटाडीन। भाई देखो, अमेंटाडीन ऐसी ड्रग है जो एंटीवायरल होती है और इसको पार्किंसंस में भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये डोपामिन फैसिलिटेटर होती है। क्या होती है, डोपामिन फैसिलिटेटर। आपने पार्किंसन में क्या करना है, फैसिलिटेटर। पार्किंसन में तो हमारा डोपामिन तो कम हुआ है, हमने क्या मतलब कि उसमें इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन डोपामिन एंड आपका जो कोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक और कोलिनर्जिक के बीच में इम्बैलेंस होता है। तो हमने क्या करना होता है, डोपामिन को बढ़ाएंगे, है ना, और कोलिनर्जिक के लिए हम सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो जैसे डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट देते हैं, अभी हमने पढ़ा था, है ना, और डोपामिन के प्रिकर्सर देंगे, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देंगे, माओबी इनहिबिटर देंगे, और डोपामिन फैसिलिटेटर में अमेंटाडीन आता है बच्चों। तो आंसर क्या आएगा, इट लिबरेट डोपामिन फ्रॉम नर्व एंडिंग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। तो बाकी डिक्रीज कोलिनर्जिक एक्टिविटी ऐसा नहीं होता, वो तो आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज़ करोगे इसके लिए। इट इज़ मेटाबोलाइज इनटू डोपामिन में मेटाबोलाइज नहीं होता, वो तो आपका डोपामिन प्रिकर्सर लीवोडोपा होगा, है ना। इट इंक्रीज एड्रेनर्जिक एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं होता, ये हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग करेंगी। चलो ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया ना। नेक्स्ट देखो, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940, इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, if it contain a color which is not prescribed, if it is not labeled in the prescribed manner, और क्या था, देखो, एक तो नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तीनों बातें किसके बारे में बताती हूँ, आपको बता दो अब जल्दी से, है ना। स्पूरियस ड्रग है क्या, स्पूरियस में तो आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, रिजेंबल ड्रग होगा, इमिटेशन सी सब होगा। सब स्टैंडर्ड दिया है, अडल्टेटेड या मिस ब्रांडेड, तो भैया मिस ब्रांडेड है ये, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नड बाय प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वॉज दिस एक्ट पास्ड। सिंपल पूछा, फार्मेसी एक्ट कब पास हो, अभी तो बताया, क्या बताया, 1948। भाई 1948 में हमारे 3 एक्ट हैं, एक तो फार्मेसी एक्ट जो आपको दे रखा है ना, और क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट होता है, दूसरा क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट भी याद रखना, और तीसरा क्या याद रखेंगे मेरे बच्चे, मिनिमम वेजेस एक्ट याद रखेंगे, मिनिमम, ठीक है, फार्मेसी फैक्ट्री और मिनिमम वेजेस एक्ट। ओके बच्चों, ऑप्शन 1 राइट हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीएनएस। भाई सीएनएस में ब्रेन आता है हमारा एक तो, और दूसरा क्या आता है बच्चों, स्पाइनल कोड आता है कि नहीं। तो स्पाइनल कोड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सोमैटिक नर्व्स या सेरिब्रम, तो सोमैटिक नर्व नहीं आएगा। देखो सेरिब्रम तो आपका ब्रेन का ही भाई लार्जेस्ट पार्ट है, इसको कैसे भूल जाएंगे हम, बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ना मेरे बच्चों, वही तो होता है सेरिब्रम। क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम, और ठीक है, और जो है स्पाइनल कोड आ गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी हो जाएगा, तो सोमैटिक नर्व नॉट ए पार्ट ऑफ सीएनएस, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जी, जीएमएस, मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए शेड्यूल जी आता है, बिल्कुल आता है। विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी, लेवल पे क्या प्रेजेंट नहीं होना चाहिए भाई बताओ, सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी इन यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट लाइसेंस नंबर। तो भाई देखो सिंबल इन रेड की जरूरत नहीं है, बाकी तीनों चीज़ें तो लेबल पे होनी चाहिए, है ना। तो देखो जी वाले ड्रग के लेवल पे क्या क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर्स विच शुड अपीयर ऑन शेड्यूल जी ड्रग, प्रॉपर नेम होना चाहिए ड्रग का, मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, पोटेंसी इन यूनिट्स होनी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी होनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर। भाई जो स्टेट रजिस्टर है फार्मासिस्ट का, उसकी कितनी कॉपी सप्लाई करनी पड़ती है सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, जो कि हमारी पीसीआई है, उसको हर साल कितनी कॉपी स्टेट रजिस्टर की देनी होती है ना? 5, 3, 2 या इनमें से कोई भी नहीं, तो 5 कॉपीज देनी होती है भाई, ऑप्शन ए। ठीक है, देखो, ईच स्टेट काउंसिल शेल सप्लाई टू द सेंट्रल काउंसिल, जो हमारी पीसीआई है उसको सप्लाई करनी पड़ती है 5 कॉपीज ऑफ द, जो स्टेट रजिस्टर होते हैं उनकी 5 कॉपीज जो होती है वो सप्लाई करनी होती है फॉर स्टेट्स एज सून एज मे बी आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद ऑफ ईच ईयर। द रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट काउंसिल शेल इन्फॉर्म सेंट्रल काउंसिल विदाउट डिले ऑल एडिशंस एंड टू अदर अमेंडमेंट्स इन द रजिस्टर फॉर द स्टेट मेड, है ना? तो कोई भी मतलब उसमें जो भी ऑल्ट्रेशन जो भी हुआ, अमेंडमेंट जो भी है रजिस्टर में, उन सबको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, देखो फार्मेसी एक्ट जो है ना हमारा, वो तो 1948 में आया, लेकिन जो फर्स्ट पीसीआई इसके 1 साल बाद बनी, 1949 में बनी, ऑप्शन 3। फर्स्ट पीसीआई कब बनी? 1949 में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर। देखो रिटेल ड्रग स्टोर दे रखा हो तो भी 10 स्क्वायर मीटर होगा, और अगर होलसेल ड्रग स्टोर दे रखा हो तो भी 10 स्क्वायर मीटर होगा। लेकिन अगर बोथ हो, रिटेल एज वेल एज होलसेल, दोनों के लिए तो 15 स्क्वायर मीटर होगा। याद कर लिया? बिल्कुल कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, 10 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट देखो, पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो भाई देखो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में ही दिया है 1919, 1919 का हमारा पॉइजन एक्ट आता है। और 1954 में कौन सा एक्ट है? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, आई थिंक, है ना? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आता है ना। ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी जिसे कहते हो, है ना। 49 में फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, है ना। बाकी 1955 में आपका ये अभी देखा था हमने, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट भी था, है ना। चलो ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया 1919। नेक्स्ट है फोम के ऊपर क्वेश्चन है भाई। देखो, फोम यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल। एक तो ये वर्ड पकड़ो, रिटेल। ठीक है, ठीक है, रिटेल ड्रग स्पेसिफाइड CC1। CC1 के लिए क्या बताया था? 21। रिटेल के लिए 21 को एज इट इज रहने दो। आंसर इज ऑप्शन जो है सी, फॉर्म नंबर 21, ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट देखो, तो इसमें ये फॉर्म नंबर 20 में तो अदर देन CC1X की बात होती है ना। अदर देन CC1X के रिटेल के लिए फॉर्म नंबर 20 होता, और 20A से रिस्ट्रिक्टेड के लिए, अदर देन CC1X के रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20A, 21 CC1 के लिए, और B से होलसेल के लिए। ठीक है, तो ये सेल लाइसेंस की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या बताया मैंने आपको? ऑप्शन सी बताया है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी। हाँ, रिटेल के लिए सही है। एक बार देख लो, वैसे मैंने फॉर्म नंबर का वीडियो बनाया, वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत बढ़िया वीडियो है वो वीडियो देख लेना आप। ठीक है, फॉर्म नंबर का, सारे के सारे फॉर्म नंबर आपको वहीं के वहीं याद भी हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, आपको वहीं के वहीं याद हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो, है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहता है, देख लेना आप, है ना। देखो, अदर देन CC1X की बात करेंगे तो आपने 20 याद रखना है, रिटेल के लिए 20 रहने दोगे, रिस्ट्रिक्टेड के लिए 20 के आगे ए लगाओगे, होलसेल के लिए 20 के आगे बी लगाओगे, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार बी लगा दोगे। देख लो, यही लगा रखा है। ठीक है, एक्स के लिए आपका जो है या तो रिटेल होगा या होलसेल होगा, क्योंकि शेड्यूल एक्स की ड्रग जो होती है उनके रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, और होलसेल विद मोटर व्हीकल से उनको आप सेल नहीं कर सकते, मोटर व्हीकल से, है ना, एक्स की ड्रग को। तो इसके लिए अगर जो रिटेल होता है तो 20F होता है, होलसेल होता है तो 20G होता है, क्योंकि F पहले आता है, G बाद में आता है ना। अल्फ़ाबेटिकली ABCDEFG। तो रिटेल के लिए 20F, होलसेल के लिए 20G। CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स, मतलब CC1 के लिए मैंने 21 बता रखा है आपको, रिटेल के लिए 21, होलसेल रिस्ट्रिक्टेड 21 के आगे ए लगा दो, होलसेल के 21 के आगे बी लगा दो, होलसेल विद मोटर व्हीकल के 21 के आगे 2 बार बी लगा दो, है ना। है कुछ इसमें? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, इफ द ड्रग कंटेन फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस देन इट इज नोन एज मिसब्रांडेड, अडल्टरेटेड, स्पूरियस एंड नन। तो कौन सी है ये अडल्ट्रेशन हो रखी है भाई इसमें, ऑप्शन बी, अडल्ट्रेटेड ड्रग। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थर्मोप्लास्टिक। भाई देखो, रेजिन तो आपके प्लास्टिक होते हैं ना, एक तो होते हैं थर्मोप्लास्टिक टाइप होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग, ये 2 टाइप के होते हैं। थर्मोप्लास्टिक नॉट थर्मोप्लास्टिक नहीं है, मतलब कि थर्मोसेटिंग वाला दे रखा होगा इसमें। फिनोल, प्लास्टिक रेजिन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलिन। तो नॉट में ऑप्शन ए आ जाएगा,
फिनोल प्लास्टिक रेजिन्स थर्मोप्लास्टिक में नहीं आता, थर्मोसेटिंग में आता है। ऑप्शन ए सही है। तो एक बार देख लो भाई ये क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग है ना। दो टाइप के प्लास्टिक्स यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। सेटिंग तो सेट हो गए, एक बार सेट हो गए, इसको दोबारा से इनको चेंज नहीं कर सकते। देखो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन बी फॉर्म्ड अंडर हीट एंड प्रेशर बट दिस कैन नॉट बी सॉफ्टन और रिमॉडल्ड वंस हार्डर। इसको इनको एक बार हार्ड कर दिया ना तो इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग सेट हो गए बस एक बार जैसे थे, है ना। इनको एक बार हार्ड कर देना, इनको सॉफ्ट नहीं कर सकते, मोल्डेड दोबारा नहीं कर सकते। तो इसमें आपके फिनोलिक और यूरिया रेजिन्स आते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ना, ये भी एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर से बनेंगे, इनको सॉफ्ट और रिमोल्डेड कर सकते हैं, ठीक है। ये इनका स्पेसिफिक एडवांटेज है, ठीक है। तो इसमें आपके पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टैफ्लोन ये सब आते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि स्क्रैप एंड रिजेक्टेड आर्टिकल्स कैन बी वर्कड अगेन टू गेट न्यू मटेरियल्स, है ना। सम थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि इसमें इनको आप दोबारा से कर सकते हो, सॉफ्ट और रिमोल्डेड कर सकते हो थर्मोप्लास्टिक को, तो इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसका एग्जांपल में देखो पॉलीथिलीन, जैसे केबल्स होती है, बकेट्स होती है, पाइप से पॉलीथिलीन के बने होते हैं। पॉलीप्रोपाइलिन में मिल्क कार्टन्स जो होते हैं, रोप्स होते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन के बने होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ये ग्लोव्स, वाटर प्रूफ गारमेंट्स में यूज़ होता है। टैफ्लॉन गास्केट्स में, कोटिंग्स में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है भाई, बड़ा सा लग रहा है, डरना मत बच्चों, है ना। देखो सबसे ज़्यादा मतलब कि बहुत इजी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ना ये इजी बहुत होते हैं, दिखने में तो होते हैं इतने बड़े। देखो आई मैं बताती हूँ आपको, राइट कॉम्बिनेशन बताना आपने। देखो आपने स्टोमेटा मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना, डायसिटिक स्टोमेटा, पैरासिटिक, अनोमोसिटिक या एनाइसोसिटिक। आपको इसमें देखो कौन सा अच्छे से आता है। वैसे पैरासिटिक मेरे हिसाब से आपको सैना और कोका दो में बताए थे, पैरासिटिक आते होंगे, है ना। तो बाकी एनोमोसिटिक मैंने आपको याद हो तो कोल्ड BF से बता रखी है ट्रिक, कोल्ड BF, है ना, एनोमोसिटिक की। तो एक बार देखिए इससे निकलेगा क्या। तो धतूरा है, वस्का है, सना, डिजिटालिस। हाँ कोल्ड BF में डी से डिजिटालिस है हमारा ना, तो डिजिटालिस में एनोमोसिटिक है। तो 3 का D देखो बच्चों, एक बार 3 का D, 3 के D से आंसर निकल गया बच्चों, आंसर 3 के D से। एक ही पता था हमें और हमारा आंसर निकल के आ गया, है ना। और अगर आपको पता होता कि पैरासिटिक सना में है तो भी निकल रहा था। 2 का C भी एक में ही है बच्चों, देखो इसमें 2 का C भी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो भी आंसर निकलना था मेरे बच्चों आपका। तो हमारा राइट कौन सा है, देखो एनोमोसिटिक स्टोमेटा एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ट्राइकोम्स तो आपका डिजिटालिस में प्रेजेंट होता है। तो 3 का D दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी हमें पता है पैरासिटिक स्टोमेटा हमारे सना में होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये ऑप्शन जो है 2 का हो गया C, है ना। फिर आपका है क्या, डायसिटिक स्टोमेटा एंड ससाइल ट्राइकोम्स आपके वसका में होते हैं, वसका में डायसिटिक स्टोमेटा एंड ससाइल ट्राइकोम्स, ठीक है। एंड आइसोसिटिक क्रूर एनी अनइक्वल, याद है क्रूसीफेरस, एनाइसोसिटिक या अनइक्वल साइड स्टोमेटा, तो ये हमारे धतूरा में होते हैं, ठीक है। BDS बताया था ना, बेलाडोन धतूरा स्टामोनियम, ठीक है। तो समझ आ गया मेरे हिसाब से आपको। नेक्स्ट देखो, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव पोजेस, भाई फार्मास्यूटिकल जो ऑल्टरनेटिव होते हैं ना, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव का मतलब बताओ क्या होता है। देखो कह रहे हैं आइडेंटिकल थेरेप्यूटिक मोइटी होगी इनमें, या प्रिकर्सर बट नॉट इन द सेम अमाउंट या डोजेस फॉर्म। भाई देखो ये ना बिल्कुल सही है, मतलब ये ना थेरेप्यूटिक मोइटी सेम होती है इनकी, है ना, बट सेम अमाउंट या डोजेस फॉर्म सेम हो ऐसा इनमें ज़रूरी नहीं होता। तो ये फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव होते हैं, है ना, सेम डोजेस फॉर्म ऐसा इसमें नहीं होता, सेम फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स। तो देखो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थेरेप्यूटिक मोइटी सेम होगी, है ना, बट नॉट इन सेम अमाउंट डोजेस फॉर्म, ऑप्शन ए हो जाएगा फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव। तो देखो एक तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होते हैं, एक फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव होते हैं। तो क्या होते हैं एक बार समझ लो। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट में ना सब कुछ सेम होगा भाई, देखो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट आर ड्रग प्रोडक्ट इन आइडेंटिकल डोजेस फॉर्म, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होगा, दैट कंटेन आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, सेम सोल्ट या एस्टर ऑफ द सेम थेरेप्यूटिक मोइटी, सब कुछ सेम है इनका तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट का। और जो फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव है भाई, जैसे किसी ड्रग का नहीं कहते कि भाई ये ड्रग काम नहीं करे तो ये दूसरी दे दो, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव जो मतलब की है, फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव आर ड्रग प्रोडक्ट जिनमें आइडेंटिकल थेरेप्यूटिक मोइटी सेम होगी, भाई थेरेप्यूटिक मोइटी सेम होगी इनमें, ठीक है।
और इट्स प्रिकर्सर, बट नॉट नेसेसरली द सेम अमाउंट या डोजेस फॉर्म सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि भाई सेम अमाउंट दे या फिर सेम डोजेस फॉर्म दे, ऐसा जरूरी नहीं होता। और सेम सोल्ट और एस्टर्स ऐसा भी जरूरी नहीं होता। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 250 mg कैप्सूल्स होते हैं और टेट्रासाइक्लिन फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स 250 mg कैप्सूल्स। अब थेरेप्यूटिक मोइटी सेम हमारे टेट्रासाइक्लिन, बट इनके जो है सोल्ट है ये डिफर हो सकते हैं, इनका डोजेस फॉर्म डिफर हो सकता है ना। तो ये सब, तो ये फार्मास्यूटिकल ऑल्टरनेटिव और इक्विवेलेंट मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा पाई हूँ ये, है ना। तो इक्विवेलेंट का सब कुछ सेम और ऑल्टरनेटिव में थेरेप्यूटिक मोइटी जो है वो सेम होनी है। बाकी भाई आपने ये पढ़ लिया है ना, समझ आ चुका मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखो, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ टिमोलोल टू द आई वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई अगर टिमोलोल दोगे वो ग्लूकोमा वाला है, भाई ग्लूकोमा में टिमोलोल का क्या रोल है? डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर को कम कराएगा, मियोसिस मिड्रा से इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो भाई ये क्या कराएगा? ऑप्शन ए डिक्रीज करा देगा फॉर्मेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस अंडर ASU सिस्टम आर ऑफर्ड इनफाइनाइट पीरियड ऑफ शेल्फ लाइफ इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऑप्शंस क्या क्या है भाई इसके? देखो, असावा एंड अरिस्ता है, चूर्णा गुटिका था। देखो भैया, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ शेल्फ लाइफ होती है आपके असावा और अरिस्ताज। सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल है ना, इनमें होता है असावाज और अरिस्ताज में, ठीक है, याद रखना। तो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ शेल्फ लाइफ। ओके, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन। तो ये देख लो भाई, चारों ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है। DPT डिप्थीरिया, परटूसिस टिटेनस, है ना। BCG भाई BCG, TAB, ECG। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन है DPT हो गया, बिल्कुल सिंपल है, डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटेनस। जैसे DPT इज द इम्यूनाइजिंग एजेंट कंसर्न विद, तो DPT डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटेनस। देखो, पोलियो आया नहीं आया, टाइफाइड आया नहीं आया, कोलेरा आया नहीं आया, डिप्थीरिया तो आया ना इसमें, ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट है मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो ये होता है इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट होता है बच्चों, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो भाई देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट जहां पर मेन गैसियस एक्सचेंज होता है, बताओ, गोबलेट सेल, एल्वियोली, गोबलेट डक्ट या नेफ्रॉन। तो ये हमारे एल्वियोली होती है जो कि लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है जहां पर मेन गैसियस एक्सचेंज होता है बच्चों, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है इनरमोस्ट लेयर बता दो हार्ट की सबसे अंदर वाली, एंडोकार्डियम, एपी, मायो, पेरी। तो नाम से पता लग रहा है एंडो मतलब अंदर, है ना, ऑप्शन ए एंडोकार्डियम। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या होती है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो हमारी सेल होती है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेल। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स कोल्ड पेवमेंट एपिथेलियम किसे कहोगे? स्क्वैमस को, क्यूबॉइडल, सिलेटेड या कोल्यूमनार। तो भाई जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू थोरैसिक डक्ट, है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आपने पढ़े थे, है ना, जो लिम्फेटिक डक्ट होती है ना, तो उसमें जो आपका ये थोरैसिक डक्ट की बात हो रही है। कह रहा है इट ड्रेन एंटायर बॉडी अबाउट डायफ्राम, इट एम्पटीज कंटेंट इन सबक्लेवियन वेन, इट कैरीज ब्लड इनटू लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड का तो लिम्फेटिक सिस्टम में काम ही नहीं है ना। इट अराइज इन द वेसल, तो ब्रेन भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। देखिए इट एम्पटी इट्स कंटेंट इनटू सबक्लेवियन वेन में एम्पटी करेगा कंटेंट को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है भाई बता दो? एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड लगभग कितना? 5 लीटर पढ़ते हो ना, 5.5 लीटर, ऑप्शन ए में दिया है ना। नेक्स्ट देखो मुझे तो फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा भाई, कौन सी बात सही है, कौन सी करेक्ट है, कौन सा ट्रू है, बताओ। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, सही है। पैनक्रियाज हिट्रोक्राइन ग्लैंड है, बिल्कुल सही, क्योंकि भाई पैनक्रियाज जो है ना, ये हमारा एंडोक्राइन फंक्शन तो परफॉर्म करता ही है भाई, इंसुलिन पड़ा है, ग्लूकागोन सब पड़ा, सारे हॉर्मोन्स। बाकी एक्सोक्राइन से ये पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करा रहा है जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है ना।
तो भाई हिट्रोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज हमारी, ऑप्शन सी कर दो बोथ। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर स्टीराइल प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में नहीं आता स्टीराइल प्रोडक्ट्स के लिए। लीक टेस्ट बिल्कुल आता है, जिसमें एम्पाउल्स के लिए होता है, मिथिलीन ब्लू का 1% सोल्यूशन में डिप किया जाता है एम्पाउल्स को ना। क्लैरिटी टेस्ट होता है, पायरोजन टेस्ट तो होता है, या रैबिट यूज करते हो, है कि नहीं। फिर हमारा एंडोटॉक्सिन टेस्ट इसमें नहीं आएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बीज वैक्स इज एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। भाई बीज वैक्स कौन से टाइप का ऑइंटमेंट बेस है, ऑइंटमेंट की बेस पड़ी है ना, तो बीज वैक्स किस में आता है, हाइड्रोकार्बन या ओलेजिनस बेस में आता है, एब्जॉर्प्शन बेस में, वाटर सोल्यूबल, वाटर मिसिबल या वाटर रिमूवेबल बेस में। तो भाई हमारे एब्जॉर्प्शन बेस में बीज वैक्स, वूल फैट, सारे पढ़ते हो ना, ऑप्शन बी हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। भाई ऑइंटमेंट के बेस हमारे हाइड्रोकार्बन या ये ओलेजिनस बेस जो होते हैं, एब्जॉर्प्शन, इमल्शन, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन बेस में हमारा बीज वैक्स आता है, वूल फैट आता है, हाइड्रस वूल फैट जो होता है, और वूल अल्कोहल आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमीसोलिड प्रिपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज। ट्रांसपेरेंट है ये या ट्रांसल्यूसेंट है, पर ये पेस्ट है, क्रीम है, लोशन है, जेलीज है, क्या है बताओ, क्या है, जेलीज होती है ये, ऑप्शन डी। ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसल्यूसेंट, सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती है एक्सटर्नल यूज के लिए, जेलीज। साइज रिडक्शन प्रोसेस, थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कैन बी मिल्ड बाय। भाई थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए कौन सा मिल यूज करोगे, डिसइंटीग्रेटर, हैमर मिल, बोर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो हमारी फ्लूइड एनर्जी मिल यूज करेंगे थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए। इसमें नो मूविंग पार्ट, नो कंटामिनेशन, नो वियर एंड टीयर, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए यूज करेंगे। प्रोडक्ट साइज माइक्रोन में ऑब्टेन होता है, माइक्रोन में, और इसका जो है प्रिंसिपल इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। सारी बातें याद है मेरे बच्चों को, है ना, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ लैटिन एब्रीविएशन मिट्टे। भाई मिट्टे का मतलब बता दो क्या होता है, MITTE, बस इसका जो ये है एब्रीविएशन, इसको ऐसे लिखते हैं मिट्टे। मिट्टे का मतलब होता है सैंड, क्या होता है, सैंड, ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट देखो, ये कुछ टर्म्स देख लो, मिट्टे, सैंड, मिट्टेल, सैंड, सच, ओमनी, एवरी, प्रोडोज या डो, सोल्व, डिजोल्व, फायर, मेक, लेट इट बी मेड, साइबोज मतलब मील या फूड, या एक्वा मतलब वाटर, है ना। जैसे 1 ounce अवोर्डोपोइस कंटेन डैश ग्रेन्स। भाई अवोर्डोपोइस, 1 ounce अवोर्डोपोइस में कितने ग्रेन्स होते हैं बताने हैं। अवोर्डोपोइस की बात हो रही है, 436.7, 43.57, 480.2, 437.5। भाई बहुत ही ज़्यादा पास ऑप्शन दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, है ना। ऑप्शन डी 437.5, लेकिन मेरे बच्चों ने मेरे से पढ़ा है, उन्हें तो याद है ही, है ना। 437.5 और आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो अवोर्डोपोइस जो है सिस्टम और एपोथिकैरी, 2 सिस्टम पढ़ते हो, तो अवोर्डोपोइस में पाउंड स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं वेइंग की, याद रखना। और एपोथिकैरी सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट वेइंग के लिए ग्रेन होता है, याद रखना। एपोथिकैरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हो। अवोर्डोपोइस में जो 1 ounce होता है 437.5 ग्रेन होगा, और एपोथिकैरिस में 1 ounce कितने इक्वल होता है, 480 ग्रेन्स के इक्वल होता है। बाकी मैंने आपको ही बताया था, 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, ये एपोथिकैरी सिस्टम में आता है। 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन, 1 ounce में 480 ग्रेन और 1 पाउंड में 5760 ग्रेन होते हैं। नेक्स्ट देखो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ टाइप बी जिलेटिन डिराइव्ड फ्रॉम अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। टाइप ए जिलेटिन के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है हमारा pH 9 पर होता है, और टाइप बी के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है एट pH 4.7। आंसर देख लो, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे बच्चों। और जो pH 9 पर टाइप ए जिलेटिन का आइसोइलेक्ट्रिक जो है पॉइंट आता है, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, कौन सा है वाटर सोल्यूबल, मैग्नीशियम स्टीयरेट, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, मिनरल एसिड, स्टेरिक एसिड। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल हमारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है विच इज एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन बेस, अभी तो बताया एब्जॉर्प्शन बेस में मैक्रोगोल, कोकोनट ऑयल, PEG या फिर पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स, या वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, बीज वैक्स, ये सारे आए ना एब्जॉर्प्शन बेस में, ऑप्शन डी, है ना। अभी देखे थे हमने वूल फैट, हाइड्रस वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीज वैक्स। नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स आर टर्म्ड एज लाइपोसोम्स, ट्रांसफेरोसोम्स, लिथोसोम्स एंड नियोसोम्स। तो इन्हें क्या कहोगे, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट वेसिकल्स जो होती है इन्हें हम बोलते हैं क्या, नियोसोम्स कहा जाता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है वेयर आर किडनी सिचुएटेड। भाई हमारी किडनी कहाँ पर प्रेजेंट है, कह रहे बिटवीन द 7th एंड 10th रिब्स के बीच में, तो वहाँ तो कहाँ किडनी होगी, है ना, काट ही दो ऑप्शन, कितना ही अजीब सा ऑप्शन है।
बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, हाँ ये तो सही लग रहा है। बाकी देखो बिटवीन 8th एंड 9th, अरे रिब्स के बीच में किडनी कहाँ से आ जाएगी, बिटवीन थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड थोरेसिक, तो इतना ऊपर भी नहीं होगी भैया, आंसर तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में हमारा किडनी प्रेजेंट होता है भाई, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट हार्मोन रेगुलेट बॉडी सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल, भूल गए क्या मेलाटोनिन को, नहीं भूले है ना। पीनियल ग्लैंड याद है ना, ब्रेन में थर्ड वेंट्रिकल से अटैच होती है पीनियल ग्लैंड, से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, जो स्लीप वेक साइकिल है सर्केडियन रिदम है हमारी बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है मेलाटोनिन हार्मोन। तो आंसर देखो ऑप्शन 1 मेलाटोनिन दिया है आपको, है ना, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखो, इन डीएनए रेप्लिकेशन न्यूली एडेड न्यूक्लियोटाइड इज जॉइंट टू द ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड बाय एन एंजाइम, भाई देखो डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन इतना तो पता है हमें। जो न्यूली एडेड जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं ना, इज जॉइंट टू ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड से, तो कौन सा एंजाइम है जो उनको ज्वाइन करेगा न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियोटाइड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, तो हमारा डीएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूजिंग यंग्स रूल कैलकुलेट डोज फॉर 5 year old चाइल्ड, इधर अडल्ट डोज दे रखे 340 mg, है ना। यंग्स रूल में क्या होता है, एज इन ईयर्स कितनी दे रखी है 5 years, डिवाइड बाय एज प्लस 12, है ना, 12 और 5 17, इंटू अडल्ट डोज कितनी है 340, तो इसको निकाल लो, ये कितना आ गया 100 आ गया, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन देख लो बी में मिला आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स आर करेक्ट, है ना, तो ये आ गया आपका एनालिसिस से इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड दे रखे हैं, उसके बारे में कौन सी बात करेक्ट है कौन सी बात सही है बता दो। देखो, कंडक्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड विद AC पावर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर कह रहा है पोलैरोग्राफी इन्वॉल्व प्लॉटिंग ऑफ कंडक्टेंस और वोल्टेज, इसमें प्लॉट नहीं करते भाई, पोलैरोग्राफी में तो करंट का साथ होता है, ये कंडक्टेंस हटा दो, काट दो, ऑप्शन बी काट दो। पोटेंशियोमेट्री इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ, ये जो ना ये इल्कोविक जो इक्वेशन होती है ये ना पोलैरोग्राफी में ही आती है, पोटेंशियोमेट्री में नहीं आती, काट दो। ये क्या कोलोमेट्री इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ नर्नेस्ट लॉ रिलेटिंग इक्विवेलेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड एंड अमाउंट ऑफ कंपाउंड जनरेटेड एट इलेक्ट्रोड, तो ये नर्नेस्ट लॉ नहीं होता, ये फैराडे लॉ होता है। 3 ऑप्शन काट दी, तो आपका करेक्ट कौन सा हुआ, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नहीं आ गया आपका निकल के, है ना। कंडक्टेंस इज मेजर्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड विद AC पावर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन ए जो है वो सही है, बाकी तो तीनों गलत लिखे हुए हैं भाई। पोलैरोग्राफी में ना प्लॉट करते हो करंट और वोल्टेज को प्लॉट करोगे, ठीक है, और करंट और वोल्टेज को प्लॉट करते हैं, और जो इसमें इल्कोविक इक्वेशन भी इसी में होती है, ठीक है। तो पढ़ाऊंगी, सारा पढ़ाऊंगी, आपको टेंशन ना लो। नेक्स्ट, बेलाडोना बिलोंग्स टू स्टडी ऑफ द फैमिली, तो बेलाडोना की फैमिली पूछिए बच्चों, सिंपल, तो मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे ट्रोपेनोलैक्टोड्स की फैमिली सोलानेसी एक्सेप्ट कोका जिसकी इरिथ्रोसाइलेसी होती है, सोचना ही नहीं है क्योंकि बेलाडोना हमारा ट्रोपेनोलैक्टोड्स में आता है, इतना इजी क्वेश्चन आया, ऑप्शन ही हो गया सोलानेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पापावरेसी, बाकी पापावर सोमनिफेरम उसकी होती है ना अपनी, ओपियम की बाकी रूटेसी। नेक्स्ट देखो, विच पार्ट ऑफ डिल फ्रूट कंटेन ऑयल, कौन सा पार्ट है डिल फ्रूट का जिसमें ऑयल प्रेजेंट है, विट्टे, एंटायर फ्रूट, एंडोस्पर्म, अमेरिका, भाई हमारा जो ऑप्शन ए विट्टे में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, में कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल यूज होगा, गार्लिक, स्पाइरुलिना, जिनसेंग या एफेड्रा, तो आंसर क्या बताओगे, ऑप्शन ए गार्लिक, भाई गार्लिक को यूज करोगे एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में बच्चों, आंसर इज ऑप्शन ए, भाई गार्लिक देखो एथेरोस्क्लेरोसिस के ट्रीटमेंट में यूज करोगे, क्यों, क्योंकि लिपिड के लेवल को भी कम करा रहा है, क्योंकि बिकॉज गार्लिक रिड्यूस सीरम लिपिड लेवल, बिकॉज इट कोज रिडक्शन और इनिबिशन ऑफ लिपोजेनेसिस को कम कराएगा, और एनहेंस कराता है ब्रेक डाउन एंड एक्सक्रीशन ऑफ लिपिड्स, ओके। इट इंक्रीज HDL को इंक्रीज करा रहा है जो कि हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करा रहा है, और रिड्यूस करा रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल जो कि आपका LDL होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ना। ओवरऑल गार्लिक इज यूज टू रिड्यूस, हमारे सीरम के कोलेस्ट्रॉल को कम कराएगा, एंड ऑल्सो इन ट्रीटमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस में भी इसको यूज करेंगे। गार्लिक हैज ऑल्सो बीन फाउंड रिड्यूस, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को भी कम कराता है हमारा गार्लिक, ठीक है, गार्लिक लहसुन जो होता है ना। तो विच वन ऑफ दीज रिएजेंट इज यूज्ड
टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एमिटिन के प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करोगे भाई? पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड, तो ये तो हमारा कौन सा होता है? ड्रैगनड्रोफ वैगनार तो वाईपाई है। हाँ, ड्रैगनड्रोफ रिएजेंट तो जो एल्कलोइड के जनरल टेस्ट में पढ़ते हो, है ना, रेडिश ब्राउन पीपीटी देगा तो काट दो। पिक्रिक एसिड हैगर्स रिएजेंट येलो पीपीटी देता है, ये भी एल्कलोइड्स के जनरल टेस्ट में आता है ना। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली एमिटिन के प्रेजेंस के लिए बताना है भाई, देखो, है ना। तो आप कहोगे मैम ये भी एल्कलोइड है, बट एल्कलोइड के जनरल टेस्ट चाहिए, तो आपने स्पेसिफिक टेस्ट है एमिटिन का वो बताना है बच्चों, ठीक है। पोटाशियम क्लोराइड या आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड, ये वाईपाई है, ये वैगनार रिएजेंट होता है जो कि रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है ये भी। तो भाई आंसर क्या है मेरे बच्चों इसका? पोटाशियम क्लोरेट यूज़ करेंगे। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, पोटाशियम क्लोरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन सी हो गया। तो इसके केमिकल टेस्ट पढ़ोगे, टू अबाउट 2.5 ग्राम पाउडर ड्रग ऐड 20 ml HCl एंड 5 ml वाटर, शेक करोगे, इसको फिल्टर करोगे, इसमें पोटाशियम क्लोरेट जब ऐड करोगे, एमिटिन के लिए टेस्ट बता रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ये एमिटिन तो आपको पता ही है, एमिटिन कहाँ पर है? एमिटिन हमारा आईपीकैक वाला एमिटिन है ये, आईपीकैक आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आईपीकैक आता है, सिफेलिस आईपीकैक ना रुबिएसी फैमिली होती है, रुबिएसी है ना, और उसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होता है, तो एमिटिन के लिए स्पेशल टेस्ट है ये, ठीक है बच्चों। तो पोटाशियम क्लोरेट ऐड करा तो प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा रेड में, आफ्टर स्टैंडिंग इज ड्यू टू एमिटिन की वजह से होता है। द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम मोलिब्डेट जो कि आपका फ्रोट्स रिएजेंट होता है, इसको अगर ऐड करोगे एमिटिन में तो वो ब्राइट ग्रीन कलर देगा। दोनों टेस्ट आपके एमिटिन के लिए है, आईपीकैक के एमिटिन के लिए, ठीक है। दोनों टेस्ट इस टाइप के स्पेसिफिक टेस्ट भी कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये फ्रोट्स रिएजेंट भी पूछा हुआ था एक बार एक एग्जाम में, एमपी के एग्जाम में आया था आई थिंक, फ्रोट्स रिएजेंट की कंपोजिशन पूछी हुई थी, हाँ एमपी वाले में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंडोल एल्कलोइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो भाई इंडोल एल्कलोइड्स सिंथेसाइज्ड होते हैं हमारे ऑप्शन देखो ट्रिप्टोफन, टायरोसिन, लाइसिन एंड, तो हमारे ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड से, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडोल एल्कलोइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड्स, और ट्रोपेन एल्कलोइड्स होते हैं वो ऑर्निथिन अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है, ठीक है, याद रखना। ट्रोपेन एल्कलोइड्स के लिए ऑर्निथिन अमीनो एसिड। जैसे बीजवैक्स मेनली कंटेन पाल्मिटिन, स्टीयरिन, मिरिसिन या सिरोटिक एसिड, मिरिसिन, मिरिसाइल पाल्मिटेट, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट बीजवैक्स का मिरिसिल होता है, मिरिसाइल पाल्मिटेट अबाउट 80% तक होता है। फिर सिरोटिक एसिड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैलिसिक एसिड और एरोमेटिक सब्सटेंस सिरोलिन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे यूजिनोल तो हमें पता ही है भाई, यूजिनोल वाला तो बिल्कुल सिंपल है, क्लोव में होता है यूजिनोल, बाकी कैप्सिकम दिया है ना, कार्डेमम इलायची और आपका कोरिएंडर धनिया जिसमें लिनालूल होता है ना। तो ऑप्शन हमारा ए हो गया क्लोव, है ना। तो बाकी क्लोव के बारे में लिखा हुआ है, क्लोव का सोर्स पता है आपको, यूजिना कैरोफाइलेसिस, क्लोव की फैमिली मेटेसी, क्लोव में एनोमोसिटिक स्टोमेटा होता है, क्लोव में ओवोइड, भाई ये ओ होगा, मेरे बच्चों ने बताया था मैडम ये ओवोइड ऐसे लिखो, आपने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है। ओवोइड एंड साइज और लाइसिजिनस ऑयल ग्लैंड्स होती है। क्लोव में क्लस्टर क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट है। क्लोव में यूजिनोल है अबाउट 70 to 90%। क्लोव डू नॉट कंटेन स्टार्च बट इट्स अडल्ट्रेंट, जो इसका अडल्ट्रेंट है ना क्लोव का, मदर क्लोव, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, बाकी हमारी क्लोव जो है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ये क्लोव का अडल्ट्रेंट है। मदर क्लोव जो कि राइपेंड फ्रूट होता है क्लोव ट्री का, ब्राउन क्लोव जो कि एक्सपेंडेड फ्लावर होता है क्लोव ट्री का, क्लोव स्टाक होता है, और एग्जॉस्टेड क्लोव जिसमें कि कोई भी वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट ही नहीं है, एग्जॉस्टेड है वो, बिल्कुल उसका वोलेटाइल ऑयल को रिमूव कर दिया डिस्टिलेशन से, ओके। नेक्स्ट देखो, पंजेंसी ऑफ चिलीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, भाई चिलीज जो है आपकी उसकी पंजेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैप्सेसिन, कैप्सेंथिन, कैरोटीन, पंजेंट प्रोटीन, है ना। तो कैप्सेसिन पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैप्सेंथिन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैप्सेसिन। कैप्सिकम जो होता है इसका सिनोनिम चिलीज होता है, इसका सोर्स है कैप्सिकम एनम, सोलेनेसी फैमिली है, और कैप्सेसिन पंजेंट प्रिंसिपल है, कैप्सेंथिन कलर के लिए, रेड कलर कैप्सिकम के उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैप्सेंथिन, ठीक है बच्चों, याद रखना है। शिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, शिनोडा टेस्ट मैंने अभी आपको बताया था फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा शिनोडा टेस्ट किसके लिए? फ्लेवोनॉइड्स के लिए, है ना। बाकी ये टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट होता है। जैसे पेल एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, तो पेल एंड ब्लैक कैटेचू को डिफरेंशिएट करोगे तो इसके लिए आपका गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है तो पेल कैटेचू के लिए पॉजिटिव होता
है तो इसमें जो पेलकटेचू है वो ग्रीन फ्लोरेसेंस देते हैं लाइट पेट्रोलियम लेयर में, है ना। जैसे फेज़ 0 भाई तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं आपके, उसमें आप डिफरेंट फेज़ पढ़ते हो। तो फेज़ 0 जो होती है ना उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो डोजिंग, बहुत ही स्मॉल जो सब थेरेप्यूटिक डोज जो होती है वो उसमें एडमिनिस्टर करी जाती है कि भाई ये देखने के लिए कि भाई जो ड्रग है आपने जिस भी ऑर्गन के लिए, जिस भी डिजीज़ के लिए वो ड्रग बनाई है तो वो वहाँ पे जा भी है नहीं जा रही है ना। तो बिल्कुल जो है सब थेरेप्यूटिक डोज जो है इसमें बहुत ही स्मॉल डोज जो है दी जाती है। तो इसको ना फेज़ 0 को बोलते हो माइक्रो डोजिंग स्टडीज़ बोलते हो। क्या बोलते हो, फेज़ 0 को माइक्रो डोजिंग स्टडीज़, है ना। बाकी एनिमल तो होता नहीं भाई, एनिमल तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में एनिमल स्टडीज़ आती है, क्लिनिकल ट्रायल्स तो ह्यूमंस पे होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो क्लैवुलानिक एसिड, भाई क्लैवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये तीनों क्या होता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज, ऑप्शन ए में ही दिया आपको, है ना। बाकी पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को नहीं करेंगे, इनका नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, तो भाई होमोपॉलीसैकेराइड होता है और एक हेटेरो होते हैं, है ना। होमो में सेम नंबर ऑफ मोनोमर आपके हैं, जैसे कि होमोपॉलीसैकेराइड में आपका सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन आता है। हेटेरो में हमारा ऑप्शन 4 हाइलुरोनिक एसिड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रेफर्ड रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज दैट ऑफ सूडोप्लास्टिसिटी एंड थिक्सोट्रोपी, सूडोप्लास्टिसिटी, डायलेटेंसी एंड थिक्सोट्रोपी, या सूडोप्लास्टिसिटी एंड रियोपैक्सी। तो ये सूडोप्लास्टिसिटी और थिक्सोट्रोपी होते हैं इसके लिए, है ना, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, सुक्रोज, आइसोमाल्टोज, सेलोबायोज या माल्टोज। तो ये हमारा होता है सेलोबायोज, 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है C12H22 और 11 केमिकल फॉर्मूला किसका, ये हमारे डाइसैकेराइड का है। तो ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज का गैलेक्टोज तो मोनोसैकेराइड हो गए, तो लैक्टोज का हो जाएगा ऑप्शन 1, है ना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ विटामिन ई के सोर्स है एक्सेप्ट व्हीट जर्म ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट में फिश लीवर ऑयल नहीं होता विटामिन ई का सोर्स। नेक्स्ट है बर्निंग फीड सिंड्रोम इज इन डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बर्निंग फीड सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो हमारा जो होता है विटामिन B5 पेंटोथैनिक एसिड की डेफिशिएंसी से बर्निंग फीड सिंड्रोम होता है। बाकी पायरोक्सिन विटामिन B6 होता है जो आइसोनियाजिड के साथ में देते हैं, वो वाला विटामिन है ये। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, B12 साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट है मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, मेलानिन डिराइव होता है हमारे टायरोसिन अमीनो एसिड से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ओके, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से डिराइव होता है हिस्टामिन, हिस्टिडीन अमीनो एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से हिस्टामिन बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड ही नहीं है भाई, एलेनिन, ग्लिसरीन, भाई ग्लिसरीन कहाँ से अमीनो एसिड आ गया, है ना, ऑप्शन बी। बाकी ल्यूसिन, सीरीन होता है, ग्लिसरीन तो कोई अमीनो एसिड नहीं है। पेंटोज शुगर फाउंड इन डीएनए आरएनए, भाई पेंटोज शुगर हमारा राइबोज ही तो होता है, मतलब कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में राइबोज। तो पहले ये राइबोज वाला काट दो, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज होता है, जो कि ऑप्शन लास्ट वाले में मेरे हिसाब से मिल रहा है, डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज होते हैं। पेंटोज शुगर होती है डीएनए और आरएनए में, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज, आरएनए में राइबोज, है ना। मतलब पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए, भाई आरएनए में पिरिमिडीन बेस बताना बच्चा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, है ना। प्यूरिन बेस तो एडेनिन और ग्वानिन सेम होता है डीएनए आरएनए दोनों में, एडेनिन काट दो ग्वानिन काट दो, है ना। बाकी जो है पिरिमिडीन बेस साइटोसिन तो सेम है, बाकी आरएनए में यूरासिल होता है, डीएनए में थायमिन होता है, ठीक है, ऑप्शन डी। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं भाई, फैट एंड वैक्सीज, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन। ये सिंपल तो नहीं है ना, ये तो कंपाउंड लिपिड्स है, लास्ट वाले 3 है, फैट एंड वैक्सीज सिंपल लिपिड्स में आते हैं, ऑप्शन ए। जैसा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड एक्सेप्ट, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, फोस्फोलिपिड्स होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स में पॉलीमर नहीं आते, ऑप्शन ए हो जाएगा। निशा एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीज होगी, जैसे भाई एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी तो इंक्रीज होगी ना, सेम नहीं रहेगी, डिक्रीज नहीं होगी, जीरो नहीं हो जाएगी, इंक्रीज होगी बच्चों, इंक्रीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडेज यूज H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ऑक्सीडेंट, है ना, डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज, तो ये पेरोक्सीडेज हो जाएंगे ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पेरोक्सीडेज। नेक्स्ट है विच इज ऑल्सो टर्म एज थायमिन, भाई B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नायासिन, B5 पेंटोथैनिक एसिड सारे याद है, B6 पायरोक्सिन, विटामिन ए रेटिनोल, तो आंसर इज ऑप्शन 1 विटामिन B1 थायमिन। नंबर ऑफ ग्लूकोपायरानोज यूनिट इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा साइक्लोडेक्सट्रिन की बात हो रही है, तो इसमें 6 ग्लूकोपायरानोज यूनिट होते हैं, है ना। अल्फा के बाद बीटा में 7 होते हैं और गामा में 8 होते हैं, तो अल्फा का पूछा, ऑप्शन डी हो जाएगा 6। ओके,
नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट माइग्रेन, भाई माइग्रेन में कौन सी ड्रग दोगे इनमें से, 4 ऑप्शन है तो एर्गोटामिन देंगे ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है बाकी विनक्रिस्टिन, तो आपको पता ही है ये तो कैंसर के लिए है आपका। नेक्स्ट फ्री फ्लोइंग पाउडर शो है फ्लैटर कोन एंड है, भाई जो फ्री फ्लोइंग पाउडर होता है उनका फ्लैटर कोन है तो उनका एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ना बच्चों वो पूछा तो वो स्मॉल होगा, क्या होगा, स्मॉलर एंगल ऑफ रिपोज होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है WIPO इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इट प्रमोट प्रोटेक्शन ऑफ डैश थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती है ना उनको प्रोटेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज कोज बाय थायरोइडाजिन, थायरोइडाजिन, मिसोलिडाजिन, ये आपके सारे एंटीसाइकोटिक ड्रग की बात हो रही है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है इनका एडवर्स इफेक्ट में जो है ट्राइडिक डिस्काइनेसिया कोज कराएगी, कॉन्स्टिपेशन भी कराएगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी कराएगी। भाई ऑप्शन डी लगा दो, ऑल सारी चीजें कराएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल, पहले लिखो 50, नीचे लिखो 500, फिर लिखो 100, 200 और 300 लिखो, इधर लिखो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15, 200 के लिए 8 फार्मासिस्ट हो गए जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड ऑन द डैश फ्लोर स्पेशली डिस्पेंसिंग यूनिट, तो कहाँ पर होनी चाहिए भाई, ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए कि नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड देखो, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मेथड होता है, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग मेथड भी होता है, ड्रग बास्केट, तो सारे ही मेथड है, ऑप्शन 4 ऑल लगाओ। नेक्स्ट टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन, कोई फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू इथाइल अल्कोहल वाटर मिथेनॉल एंड हेक्सेन, तो भाई किस में ऐड करोगे, क्लोरोफॉर्म को इथाइल अल्कोहल में ऐड करेंगे ताकि फोस्जीन की फॉर्मेशन प्रिवेंट हो सके भाई। नेक्स्ट विच सॉल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम, NaCl आइसोटोनिक होता है, इससे कम क्या होगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, इससे कम पूछा लोअर पूछा तो ऑप्शन 4 हाइपोटोनिक, ज़्यादा कहते तो हाइपोटोनिक कह देते, है ना। मतलब बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड से गुड्स बाय कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, एंट्री पोर्ट या ऑल, तो इंपोर्ट ही कर रहे हैं, सिर्फ बाय तो कर रहे हैं, ऑप्शन 1 इंपोर्ट हो जाएगा। ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड है, रीजनल ट्रेड, लोकल, होम या फॉरेन, तो क्या हो जाएगी भाई, फॉरेन ट्रेड है ये, तो ऑप्शन 4। जैसे ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी या पोजेशन यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट क्या क्रिएट करेगा भाई, प्लेस यूटिलिटी, है ना, ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो, पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन RNA, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोस, यूरेसिल। ओके, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और जो मैंने क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं तो उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।